The CEO Next Door. The 4 Behaviors That Transform Ordinary People into World-Class Leaders. Book by Eleanor Botelho, Kim Powell and Tehel Raz. Introduction. इस बुक के तीनों ऑथर ने लीडर्स की परफॉर्मेंस को स्टडी और एनालाइज करने में 10 साल गुजारे हैं। उन्होंने 17,000 से भी ज्यादा लीडर्स से बनाए गए एक ग्रुप से डेटा इकट्ठा किया। इस डेटा से ऑथर्स को कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बातें मालूम हुई और तब जाकर उन्होंने ये बुक लिखी ताकि हर वो शख्स जो लीडर बनने की ख्वाहिश रखता है वो कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीख सके। इस समरी में आप सीखोगे कि बेस्ट सीईओ वो होता है जिसका एक क्लियर विजन होता है और वो हाई लेवल का परफॉर्मर होता है। वो भरोसेमंद होते हैं और उनमें फास्ट डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है। साथ ही वो अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं और उनके पास सही टैलेंट को पिक करने की पारखी नज़र भी होती है। अगर आप भी प्रमोशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये समरी आपको अपने गोल या पर्पस के बारे में क्लैरिटी देगी और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ के साथ आपको गाइड करेगी। आप भी अगले बेमिसाल लीडर बन सकते हो, लेकिन ये तभी होगा जब आप इस समरी में दिए लेसन्स को बखूबी समझकर उसे रियल लाइफ में अप्लाई करोगे। डिसाइड स्पीड ओवर प्रिसिजन। हाई परफॉर्मिंग सीईओज को स्टडी करने के बाद ये पता चला कि एक अच्छे लीडर की नंबर 1 क्वालिटी है कि वो कितनी तेजी और फुर्ती से डिसीजन ले पाता है। जिन सीईओज में तुरंत डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस होता है उनके बाकियों से सक्सेसफुल होने के चांस 12 गुना ज्यादा होते हैं। डिसाइसिवनेस का मतलब है कॉन्फिडेंस के साथ तुरंत डिसीजन लेने की काबिलियत। इसका मतलब है जिम्मेदार होना। ऐसे लीडर्स बखूबी इस बात को समझते हैं कि उन्हें कंपनी का सबसे मुश्किल काम निभाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो है हाँ या ना बोलना। डिसाइसिवनेस का मतलब सिर्फ सही डिसीजन लेने से नहीं है, बल्कि सिचुएशन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जल्द से जल्द हैंडल करने से है। काबिल लीडर्स ये बात खास तौर पर समझते हैं कि कब उन्हें तुरंत डिसीजन लेना है या कब सिचुएशन को एनालाइज और रिसर्च करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर लीडर को कोई डिसीजन लेने में झिझक हो रही है या वो कंफ्यूज है तो वो कभी भी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएगा। डिसीजन मेकिंग का मतलब स्मार्ट होना नहीं है। स्टडीज से पता चला है कि हाई आईक्यू वाले लीडर्स अक्सर फास्ट डिसीजन लेते वक्त गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि वो अपना हर एक मूव कैलकुलेट करते हैं, हर फेलियर को पहले से एक्सपेक्ट करके रखते हैं। अच्छा डिसीजन मेकर बनने के लिए स्पीड और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तेजी से डिसीजन लेने के लिए पहले आपको प्रॉब्लम को सिंपल बनाने की जरूरत है। अपनी टीम से मिलने वाले सजेशन को सुनो और फिर अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करो। फिर जल्दी से डिसाइड करो कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है और उसके बाद आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। जो इफेक्टिव सीईओज होते हैं वो डिसीजन या प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होते, बल्कि अपनी एनर्जी वो अगले इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में लगाते हैं। इसके साथ ही वो किसी तरह की नेगोशिएशन के लिए गुंजाइश नहीं रखते हैं। बेशक वो अपने एम्प्लॉइज़ की ओपिनियन भी जरूर सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तो उनका ही होता है। एक और बात, अच्छे लीडर्स कभी फेल होने से नहीं डरते। अगर उनका कोई प्लान फेल हो भी जाता है तो वो उससे सबक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि किस तरह की प्रॉब्लम को उनके अटेंशन की जरूरत है। वो उन सिंपल मैटर्स को नज़रअंदाज करते हैं जो उनके एम्प्लॉइज़ हैंडल कर सकते हैं। अच्छे लीडर्स की डिसीजन मेकिंग स्किल्स ज़्यादा वैल्यूएबल होती है और वो ये बात जानते हैं। स्टीव गोरमन ने एक बस कंपनी के सीईओ के तौर पर अपनी पहली जिम्मेदारी उठाई। ये कंपनी उसे विरासत में मिली थी और अब इसे चलाना उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि इससे पहले वो जो काम कर रहा था कुछ खास चल नहीं पाया था। उसकी फैमिली वापस डल्लास शिफ्ट करना चाहती थी, जहां उनकी कंपनी थी। बस कंपनी की हालत बेहद खराब थी और इसकी पेरेंट कंपनी का भी कुछ यही हाल था, जो अभी अभी दिवालियेपन से बाहर निकली थी। क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स बस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए साल के सिर्फ $10 मिलियन दे रहे थे, जो बहुत ही कम अमाउंट था एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। स्टीव काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसे हर हाल में इस बिजनेस को चलाना था, इसके सिवा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। स्टीव ने 4 महीनों के लिए कंपनी का चार्ज अपने हाथ में लिया। इस दौरान उसने नोटिस किया कि ज्यादातर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के पीछे कारण था इंडिसाइसिवनेस, यानी डाउट में होना,
कोई डिसीजन में हिचकिचाना। वो मीटिंग के बाद मीटिंग अटेंड कर रहा था और हर मीटिंग में उसे अलग अलग सजेशन सुनने को मिलते थे। कुछ लोग कह रहे थे कि टिकट के दाम बढ़ाओ तो कुछ का सुझाव था कि बस के कुछ रूट को बंद कर देना चाहिए। 4 महीनों बाद ही स्टीव इस सब से तंग हो गया। उसने यूनाइटेड स्टेट्स से कनाडा जाने वाले मैप को देखा। उसने नोटिस किया कि जहां ज्यादा रोशनी या लाइट होती है उस रास्ते पर लोगों की भीड़ भी ज्यादा है, क्योंकि लोग अंधेरे रास्तों पर जाने से घबराते हैं। इस बात से उसे एक आइडिया आया। उसने अपने बस के रूट को चेंज करने का फैसला किया। जिन रास्तों पर रोशनी थी, अगर उनकी बसें वहां से गुजरेंगी तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होने की गुंजाइश थी। ये बात स्टीव को इतनी जच गई कि वो एक पल के लिए भी हिचकिचाया नहीं और तुरंत उस पर एक्शन लिया। उसने ये आइडिया अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर किया और वो तुरंत इसे आजमाने के लिए काम पर जुट गए। स्टीव को एहसास हुआ कि बिना प्लान के इधर-उधर भटकने से अच्छा है कि कोई डिसीजन लिया जाए। वो जानता था कि उसका नया प्लान फेल भी हो सकता था, लेकिन वो इसके लिए तैयार था क्योंकि फिलहाल उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। डिसीजन लेना उसकी जिम्मेदारी थी, जो उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निभाई थी। स्टीव के कंपनी ज्वाइन करने से पहले वाले सीईओ ने पिछले 2 साल में $140 मिलियन का नुकसान किया था, लेकिन स्टीव के सीईओ बनने के बाद कंपनी ने 4 साल के अंदर $30 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। तो देखा आपने कैसे फास्ट और मजबूती से बिना किसी डाउट के डिसीजन लेना कंपनी को दिवालिया या बंद होने से बचा सकता है। ये वो अहम स्किल है जो एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर होनी ही चाहिए। रिलेंटलेस रिलायबिलिटी, डिलीवर कंसिस्टेंटली। 9,000 से भी ज्यादा सीईओज ने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया था। रिजल्ट से पता चला कि इन सभी लीडर्स के अंदर जो सबसे कम रैंकिंग की क्वालिटी थी रिलायबिलिटी, यानी भरोसेमंद। भरोसेमंद होना एक ऐसी स्किल है जो हर अच्छे लीडर में होनी चाहिए, लेकिन हकीकत एकदम उल्टा है। अक्सर लीडर किसी ऐसी कंपनी में पोजीशन लेते हैं जिसमें पहले से कोई ना कोई सिस्टम बना हुआ होता है और वो सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करते हैं और डिसीजन लेते हैं। जब ये सिस्टम प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहता है तो ये लीडर्स टॉप तक पहुंचते हैं। हालांकि कभी अगर इन्हें नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो कंपनी का मौजूदा सिस्टम फेल हो जाता है और ये लीडर्स एकदम होपलेस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। रिलायबल होने के लिए लगातार अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। कुछ लीडर्स अपने काम के दौरान फैमिली ट्रिप लेने में कोई हर्ज नहीं समझते, चाहे उनकी टीम पीछे से चैलेंजेस फेस कर रही हो, और कुछ लीडर्स तब तक कोई एक्शन नहीं लेते जब तक कि कोई सीरियस क्राइसिस ना हो जाए। उनका अटेंशन बिजनेस के अलग अलग एरिया में बंटा रहता है और उनकी परफॉर्मेंस उनके मूड पर डिपेंड रहती है। लेकिन एक हाई परफॉर्मिंग लीडर बिना किसी ड्रामे के हमेशा बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करता है। वो कोई बहाने नहीं बनाता और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी रिलायबिलिटी मेंटेन रखता है। ऐसा लीडर हमेशा कमिटेड रहता है, हमेशा टाइम का पाबंद होता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लेता है। रिलायबिलिटी के लिए रियलिस्टिक गोल सेट करना जरूरी है। किसी कंपनी में नया लीडर होने के नाते आपको ये तुरंत साबित करना होगा कि आप रिलायबल हो। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने होंगे कि क्या आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करो जो आप हैंडल ना कर सको। झूठे वादे करने से बेहतर है कि रियलिस्टिक रहा जाए। जब आपके एम्प्लॉइज देखेंगे कि आप जो कहते हैं वही करते हैं तो वो भी आपके नक्शे दम पर चलेंगे। उन्हें अंडर परफॉर्मेंस से डर लगेगा और वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। एक रिलायबल लीडर टीम के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। चलिए बिल अमेलियो का एग्जाम्पल लेते हैं। बिल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीईओ है। बिल अपनी हाई एनर्जी लेवल और तुरंत डिसीजन लेने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है। उसे जीतना पसंद है। उसे फेलियर के नाम से ही नफरत है। एक बार अगर उसने कमिट कर लिया तो फिर वो अपना बेस्ट डिलीवर करता है। एक बार हाई स्कूल में बिल ने रेसलिंग टूर्नामेंट ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। उसने ऐसा सच में पूरा करके दिखाया भी। डिसलोकेटेड एल्बो यानी कोहनी के खिसकने के बावजूद उसने पूरा सीजन कंप्लीट किया। वो बीच में पीछे नहीं हटा। इसका बस एक ही कारण था कि बिल जो बोलता था वही करता था, वो अपनी बात से पलटता नहीं था। बिल CHC हेलीकॉप्टर का सीईओ था। ये कंपनी दुनिया भर में बड़े और मीडियम साइज के हेलीकॉप्टर चलाती है।
उनकी फ्लाइट में रेस्क्यू मिशन से लेकर वर्कर्स को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने का काम करती थी। ऐसी कंपनी का सीईओ होने का मतलब था कि आप पर कई लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी आ जाती है। बिल के कंपनी ज्वाइन करने से पहले इसे कई अंडर परफॉर्म करने वाले मैनेजर लीड कर रहे थे जो कस्टमर्स को तो सेफ फील कराते थे पर उनके साथ कई तरह के प्रॉब्लम थे। उन्हें बजट और स्पेयर पार्ट्स को लेकर प्रॉब्लम थी। ये वो मुद्दे थे जो बिल को ठीक करने थे और ये एक बड़ा चैलेंज था। 1 साल के मैनेजमेंट के बाद बिल न सिर्फ उम्मीदों पर खरा उतरा बल्कि उसने काफी कुछ अचीव भी किया। बेशक उस वक्त मार्केट की हालत खराब थी तो भी बिल ने अच्छा प्रॉफिट कमाया था। उसने चार्ज लेते ही पूरे मैनेजमेंट का सिस्टम ही बदल दिया था। उसने ज्यादा स्किल्ड और नए लोगों को मौका दिया। फिर उसने जो काम किए जाने थे उन्हें सिंपल करने की लिस्ट बनाई। लिस्ट डिसाइड होने के बाद बिल ने हर एम्प्लॉय को एक एक काम दिया। जब सब कुछ पहले से ही तय था तो हर मैनेजर को पता था कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है। जब इस कंपनी के एम्प्लॉयज से उनकी सक्सेस का राज पूछा गया तो उन्होंने बिल की रिलायबिलिटी को इसका क्रेडिट दिया। वो उसकी कमिटमेंट के कायल हो गए थे और उसकी एनर्जी से इंस्पायर होते थे जो उन्हें रिजल्ट डिलीवर करने के लिए मोटिवेट करता था। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पर हुए रिसर्च से पता चला कि डिसिप्लिन्ड और कमिटेड लोग हमेशा मैनेजमेंट के रोल में सक्सेसफुल होते हैं। हर कोई बिल को हायर करना चाहता था क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा सीईओ पाकर फेल नहीं हो सकती। इमेजिन करो आप भी बिल की तरह एक रिलायबल लीडर हो। अब अगर आप अपने शहर के सबसे रिलायबल सीईओ के तौर पर फेमस हो जाओ तो आपको कितने जॉब के ऑफर आने लगेंगे? कंपनियां आपको कितना पे ऑफर करेंगी? आपके आसपास हर कोई आपको पसंद करेगा। आप सबके लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे और आपके सामने कभी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। स्टैंड आउट, हाउ टू बिकम नोन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिसीजन मेकिंग स्किल्स और काम पूरा करने की इम्पोर्टेंस पर चर्चा की थी। लेकिन टॉप सीईओ बनने के लिए सिर्फ यही 2 क्वालिटी होना काफी नहीं है। आपको कई टफ कॉम्पिटिटर्स भी मिलेंगे जो ताक लगाए बैठे होंगे कि कब आपकी पोजीशन हथियाएं। इसलिए आपको अपने अंदर एक और स्किल ऐड करनी होगी जो आपको बाकियों से एडवांटेज दे सके और वो स्किल है स्टैंड आउट करना, यानी औरों से कुछ हटकर करना। आपको कई काम के कनेक्शन बनाने होंगे ताकि बिजनेस की दुनिया में आप नजर आने लगें। लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपके द्वारा अच्छे रिजल्ट अचीव करने पर चर्चा भी होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करके भी अपनी सक्सेस को छुपाकर रखोगे तो लोग ना तो आपको जान पाएंगे और ना ही आप प्रमोट हो पाओगे। विजिबिलिटी यानी नजर आना अचीव करने के लिए अपने बॉस के साथ आपको अच्छे रिलेशन रखने होंगे। जो लीडर सीईओ की पोजीशन पर प्रमोट होते हैं वो अपने बॉस के हमेशा करीब होते हैं। आपको सोच समझकर बात करनी होगी। जैसे मान लो जब आप सजेशन दे रहे हो तो उन्हें लगना चाहिए कि आप कंपनी और आपके बॉस के गोल को अचीव करने पर फोकस कर रहे हो। हमेशा कंपनी की भलाई को ध्यान में रखकर बोलो और खुद को प्रमोट करने से बचे। ये कुछ ट्रिक्स है जिससे आप अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, उनके गोल्स को केयरफुली स्टडी करो। आपको उनके इंटरेस्ट और उनके गोल्स मालूम होने चाहिए। दूसरी चीज, जो भी आप करो अपने बॉस को उसमें शामिल जरूर करो। किसी भी प्रोजेक्ट को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर मत करो। अपनी प्रोग्रेस के बारे में उन्हें रिपोर्ट करते रहो ताकि उन्हें इम्पोर्टेंट और रिस्पेक्टेड फील हो। अपने बॉस के अलावा अपने कलीग्स के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। उन लोगों पर फोकस करो जो आपकी कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये वही लोग हैं जो आपका प्रमोशन स्पॉन्सर कर सकते हैं और आपके बॉस से आपकी सिफारिश करके आपको सीईओ की पोजीशन तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। तो उनके ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आपको भी उनकी हॉबीज और इंटरेस्ट में शामिल होना पड़ेगा। उनके ग्रुप में फिट होने की कोशिश करो क्योंकि एक टीम प्लेयर को हर कोई चाहता है। कई बार अच्छे रिलेशनशिप बनाना काफी नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और उसे कैसे अचीव करना है। एक स्टडी से प्रूव हुआ है कि 60% लीडर्स जो प्रमोट होते हैं वो इस गोल को अचीव करने के लिए पहला कदम लेते हैं। वो हर अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेते हैं और पहला कदम उठाने से कभी नहीं घबराते। एक और की स्टेप जो एक सीईओ की पोजीशन अचीव करने के लिए चाहिए वो है एक सीईओ की तरह बोलना। आपको अपनी नॉर्मल टोन से ऊंची आवाज में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी होगी।
बात करते वक्त जल्दबाजी ना करें। आराम से हर एक शब्द पर जोर देते हुए पूरी पावर और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखें। ऑथर्स में से एक एलिना ने एक सीईओ क्रिस्टोफर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया था। क्रिस्टोफर एक ऑस्ट्रेलियन एग्जीक्यूटिव था जो प्रोडक्ट्स बेचा करता था। ये आदमी प्रोडक्ट्स के बजाय सर्विस बेचने वाली जॉब में जाने वाला था। एलिना का काम था ये पता करना कि क्रिस्टोफर इस नई पोजीशन में फिट हो सकता है या नहीं। क्रिस्टोफर हाई परफॉर्मर था। वो पहले कई ग्लोबल कंपनीज के साथ काम कर चुका था और अपनी फैमिली को लेकर यूरोप में रहने लगा था। वहां उसने प्रमोट होने के लिए काफी मेहनत की। क्रिस्टोफर $1 बिलियन वाली एक डिवीजन का लीडर था, जहां वो सीईओ की पोजीशन लेना चाहता था। लेकिन उसका कॉम्पिटिटर उससे ज्यादा स्ट्रांग था। क्रिस्टोफर में वो सारी क्वालिटीज थी जो एक सीईओ में होनी चाहिए, लेकिन उसे कोई सीईओ की पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं कर रहा था। क्रिस्टोफर को अपनी वाइफ का बड़ा सपोर्ट था। उसकी वाइफ को लगता था कि वो शायद सीईओ जैसा नहीं लगता, इसलिए हर कोई उसे अनदेखा करता है। इसलिए उसने क्रिस्टोफर को कुछ सजेशन दिए। उसने उसे अपने दांत ठीक करवाने के लिए कहा और ये भी सलाह दी कि उसे अपनी चाल में मजबूती लानी चाहिए और अपना पोस्चर एकदम सीधा रखना चाहिए। क्रिस्टोफर ने एलिना से पूछा कि क्या अपना पोस्चर और दांत ठीक करवाने से वो सीईओ बन सकता है, तो एलिना ने समझाया कि उसकी प्रॉब्लम उसके लुक्स से ज्यादा मायने रखती है। क्रिस्टोफर कई तरह के जॉब कर रहा था, जिसके चलते उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस था और उसने जॉब में काफी अच्छे रिजल्ट भी अचीव किए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बाकी लीडर्स के साथ कनेक्शन नहीं बना पाता था। उन लीडर्स के बीच जो सीईओ की पोजीशन तक पहुंचते हैं और जो नहीं पहुंच पाते, उसमें नेटवर्किंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो लीडर्स अपनी सक्सेस शेयर करते हैं, उन्हें नोटिस किया जाता है। वो अलग दिखने लगते करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिस्टोफर को अपनी अचीवमेंट का ढिंडोरा पीटना चाहिए। ग्रेट लीडर्स अपनी कंपनी की अच्छी रेपुटेशन को प्रमोट करने के लिए अपनी सक्सेस शेयर करते हैं, ना कि शो ऑफ करने के लिए। अगर आप भी प्रमोशन का काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए क्या करना चाहिए। नए और पावरफुल कनेक्शन बनाओ। खुद को एक्सप्रेस करो और अपना काम करो। अपनी कंपनी का नया सीईओ बनने के लिए आपको सबका दिल जीतना होगा। सिर्फ रिजल्ट डिलीवर करने से कुछ नहीं होता। सबसे अलग बनना वो अगला काम है जिस पर आपको फोकस करना है। क्लोज द डील। पिछले चैप्टर में आपने जो स्टेप्स फॉलो किए होंगे, उसके बाद शायद आपको भी अपनी कंपनी का अगला सीईओ नॉमिनेट किया गया होगा। आपका शायद इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होने वाला हो और आप शायद सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या करना है। आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी अचीवमेंट्स आपके शब्दों से ज्यादा मैटर करती है। लेकिन आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी होगी जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले एडवांटेज दे सकती है। जो आप कंपनी के लिए कर सकते हो उस पर फोकस करो, ना कि इस बात पर कि कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है। अगर आप अपनी कंपनी के एक रिलायबल लीडर रहे हैं तो ये आपके लिए ऑलरेडी एक एडवांटेज है, क्योंकि बोर्ड आपको ऑलरेडी एक सीईओ के रूप में चुनने के लिए भरोसा कर रही है। उन्हें आप पर भरोसा है कि आप हमेशा अच्छे और कंसिस्टेंट रिजल्ट डिलीवर करोगे। इसे प्रैक्टिकल सेफ्टी के तौर पर भी देखा जा सकता है। इमोशनल सेफ्टी दूसरे टाइप की सेफ्टी है जो आपको इंटरव्यू में डिलीवर करनी चाहिए। आपको फनी और लाइकेबल बनने की कोशिश करनी होगी। आपका गोल है सबको कंफर्टेबल फील कराना, ताकि सब आपकी स्पीच सुन सके। लोगों को लगना चाहिए कि वो आप पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। सबको ये दिखाओ कि आप नए चैलेंजेस लेने के लिए एक्साइटेड हो और खुश हो। सबको दिखा दो कि आपको इस कंपनी के लिए काम करते हुए बड़ी खुशी होगी और प्रॉब्लम को सोल्व करना आपका पैशन है। एक स्टडी में लीडरशिप पोजीशन के लिए 2600 कैंडिडेट्स को एनालाइज किया गया। इस स्टडी से पता चला कि हैप्पी और लाइकेबल कैंडिडेट्स के सक्सेसफुल होने के चांस बाकियों से 2.5 गुना ज्यादा थे। लैंग्वेज का ध्यान रखना भी काफी जरूरी है। आपको सीईओ की पोस्ट के लिए एक से ज्यादा बार इंटरव्यू देना पड़ेगा। जिस टाइप की जॉब आप चाहते हैं उसके हिसाब से आपकी लैंग्वेज भी मैच होनी चाहिए। स्मार्ट लगने के लिए सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स को ज्यादा यूज करना आपके चांस को कम कर सकता है। आई प्रोनाउन यूज करना अवॉइड करें।
याद रखें, आप पूरी कंपनी की भलाई के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए आपको के बजाय भी में बात करनी चाहिए। इंटरव्यू से पहले आपको थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेनी चाहिए। हर एक बोर्ड मेंबर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि अपने अगले सीईओ के तौर पर वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं। आपको फैक्ट्स और स्टोरीज भी शामिल करनी चाहिए। ऐसी स्टोरीज शेयर करने से शुरुआत करो जो आपकी ताकत को दिखा सके और एक स्टोरी अपनी गलती के बारे में भी बताओ। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो अपनी गलती मानते हैं और उनसे सीखते हैं। ये डिसाइड करने के बाद कि इंटरव्यू में आपको कौन कौन से पॉइंट्स रखने हैं, अपनी स्पीच को कई बार प्रैक्टिस करो। उन पॉइंट्स पर फोकस करो जो आपको बताने से बचना चाहिए। उन्हें अलग से लिख लो। जाहिर है कि आप कुछ ऐसा शेयर करना नहीं चाहेंगे जिससे आपके सिलेक्ट होने के चांस कम हो सकते हैं। नॉट जस्ट एनी टीम, योर टीम। हर नए सीईओ के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है अपनी खुद की टीम बनाने का। शुरू में सीईओज को लगता है कि वो सही जॉब के लिए सही लोगों को हायर कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब वो फील्ड में आ जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हर डिसीजन की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर एक सीईओ होने के नाते आपने गलत लोगों को हायर करने की गलती की है तो उन्हें अपने पैसे, टाइम और जॉब सबसे हाथ धोना पड़ सकता है। सही लोगों को आप अपने इनॉगल एड्रेस के जरिए ढूंढ सकते हैं। यहाँ हम उस पहली स्पीच की बात कर रहे हैं जो एक नए सीईओ के तौर पर आप देते हो। ये एड्रेस आपको इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि कंपनी के लिए आप क्या अचीव करना चाहते हैं। नया लीडर होने के नाते आप शायद ऑर्गेनाइजेशन में सबको जानते ना हो, लेकिन उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता होगा। आपको लेकर वो पहले ही पूरी छानबीन कर चुके होंगे। ज्यादातर एम्प्लॉइज जॉब खोने से डरते हैं, इसलिए वो आपका एक एक शब्द इंटरप्रेट करेंगे और बुरे से बुरा ही इमेजिन करेंगे। इसलिए आपकी पहली स्पीच बेहद इम्पोर्टेंट है जो लोगों पर इम्पैक्ट डालेगी। आपके इनॉगल एड्रेस में कंपनी की करंट सिचुएशन की असेसमेंट भी शामिल होनी चाहिए। कंपनी की ताकत और उसकी खामियों के बारे में आपका फीडबैक एकदम ईमानदार होना चाहिए। साथ ही आप फ्यूचर को लेकर क्या क्या सोच रहे हैं, आपको वो भी शेयर करना होगा। अपने गोल्स क्लियरली इंट्रोड्यूस करो। एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है अपने वैल्यूज ऐड करना। उन्हें क्लियरली बताइए कि आप कौन से वर्क प्रिंसिपल्स अपनी कंपनी में अप्लाई करना चाहेंगे। अपनी स्पीच को एक्शन लेने पर जोर देकर खत्म करें। अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लेन करें कि उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या किया जाना चाहिए और क्या अवॉइड करना है। उन्हें कोई डाउट ना हो, इसलिए उन्हें डिटेल से समझाएं कि आप इस कंपनी को कैसे चलाना चाहते हैं। आपके एम्प्लॉइज को वो चेंज नजर आना चाहिए जो आप डेली अप्लाई करना चाहते हैं। नया लीडर होने के नाते आपको ऐसे एम्प्लॉइज जो आपके विजन के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते, उन्हें फायर करना थोड़ा मुश्किल डिसीजन लग सकता है। हो सकता है कि उनमें से कुछ बोर्ड के फेवरेट हो जिन्हें हाथ लगाना भी मुश्किल हो सकता है कि उनमें से कुछ ने आपको इस पोजीशन तक पहुंचने में हेल्प की हो। ऐसे में उन्हें फायर करना आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। आप शायद उन्हें रखना चाहे जिनका अब तक ट्रैक रिकॉर्ड एक्सीलेंट रहा हो, पर वो आपके फ्यूचर विजन को पूरा ना करते हो। आप शायद सेम इंटरेस्ट वाले लोगों को हायर करना पसंद करें और उन्हें अवॉइड करना चाहे जो आपकी लीडरशिप पोजीशन के लिए खतरा बन सकते हो। लेकिन जो भी हो, आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चूज करें। एक परफेक्ट टीम बनाने के लिए यहाँ कुछ गाइडलाइंस शेयर की जा रही है। सबसे पहले एक प्लान तैयार करो। इसमें आपके विजन और वैल्यूज शामिल होने चाहिए। फिर हर एक एम्प्लॉय के पोर्टफोलियो को चेक करो और देखो क्या वो उस पोजीशन में फिट बैठते हैं या नहीं। हमेशा ऐसे टैलेंट को ढूंढो जो जॉब में जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हैंडल करने की एबिलिटी रखते हो। याद रहे, एक सीईओ के तौर पर आपका रोल है लोगों को हायर और लीड करना, ना कि उनकी गलतियां सुधारना। राज गुप्ता ने 1999 में सीईओ के तौर पर एक केमिकल कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था रोम एंड हास। पोजीशन लेने से पहले राज एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में यूएस आए थे। उनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर वो एक कमाल के केमिकल इंजीनियर थे। सीईओ की पोस्ट पर पहुंचने से पहले भी राज इसी कंपनी में जॉब किया करते थे, इसलिए उन्हें कंपनी के बारे में सब कुछ पता था और वो हर किसी को जानते थे। इसलिए राज कॉन्फिडेंस से कह सकते थे कि किसे कंपनी में रहना चाहिए और किसे जाना चाहिए। वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के काबिल थे।
लेकिन पोजीशन लेने के बाद राज को पता चला कि हकीकत कुछ और ही है। सीईओ की पोस्ट के लिए रनर अप था आर्थर। आर्थर इस कंपनी में काफी टाइम से था। सब उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। बोर्ड ने राज को क्लियर कर दिया था कि आर्थर इस कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है, यानी आर्थर राज के रास्ते की बड़ी रुकावट था। आर्थर जब सीईओ नहीं बन पाया तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसका काम में मन कम लगने लगा और वो सबके लिए प्रॉब्लम बन गया। राज उसे फायर करना चाहता था पर नहीं कर पाया। उसने कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करते देखा था। 2001 में कस्टमर्स कम खरीदारी कर रहे थे और स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा था। ये साल राज के लिए एक सीईओ के तौर पर काफी चैलेंजिंग रहा। उस पर इतना प्रेशर था कि उसे जल्द से जल्द एक अच्छी टीम बनानी थी, लेकिन ये तभी मुमकिन था जब वो आर्थर को फायर करता। और वो पल आया जब बोर्ड ने राज को बुलाकर उसे आर्थर को फायर करने को कहा। राज के लिए ये एक बड़ी राहत की बात थी। राज ने आर्थर की जगह लेने के लिए बेहतर एग्जीक्यूटिव्स हायर किए। इसके बाद राज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक सक्सेस अचीव करता गया। 2008 में राज ने $18 बिलियन में कंपनी बेच दी। उससे जब पूछा गया कि एक सीईओ के तौर पर आपने क्या गलतियां की थी तो राज ने जवाब दिया कि अगर वो वापस लौट सकता तो सब कुछ अलग तरीके से करता। उसे अफसोस था कि उसने आर्थर को पहले जॉब से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि एक अच्छी टीम बनाना एक सीईओ का सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो उसे सबसे पहले करना चाहिए। एम्प्लॉइज को हायर और फायर करना शायद प्रिंसिपल में ईजी लगे पर प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार आप जंप सेफ चॉइस लेना अवॉइड करते हो और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो, तभी आप एक परफेक्ट टीम बना सकते हो और अपनी कंपनी को सक्सेस की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। डांसिंग विद द टाइटन्स, द बोर्ड। बोर्ड एक ग्रुप होता है जिसके कंधों पर आपको सीईओ की पोजीशन देने की जिम्मेदारी होती है। वो आपको हायर करते हैं क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा होता है कि आप उनकी कंपनी को और बेहतर पोजीशन में लेकर जाएंगे। लेकिन यही लोग आपको फायर भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगा कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो आपके हर काम पर बोर्ड की कड़ी नज़र होती है और एक सीईओ होने का सबसे बड़ा चैलेंज यही है। बोर्ड का एक काम है शेयर होल्डर्स के गोल्स पूरे करने में हेल्प करना, इसलिए उनका फोकस इस बात पर रहता है कि सीईओ को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए पुश और सपोर्ट करे। बोर्ड नए लीडर को वैल्यूएबल एडवाइस दे सकता है ताकि वो अपनी नई पोजीशन को ठीक से संभाल सके। वो सीईओ को प्रॉब्लम सोल्व करने और बेहतर रिजल्ट अचीव करने में गाइड भी करते हैं। इसलिए बोर्ड मेंबर्स के साथ अच्छा रिश्ता मेंटेन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक स्टडी की गई थी जिसमें 70 के करीब सीईओ से पूछा गया कि उन्हें फायर किए जाने के पीछे क्या कारण था। इसमें से 25% ने बताया कि उन्हें इसलिए फायर किया गया क्योंकि उनका बोर्ड मेंबर्स के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। 4 टाइप के सीईओ होते हैं जिन्हें बोर्ड मेंबर्स पसंद नहीं करते। सुपर ऑपरेटर वो सीईओ होते हैं जो सोचते हैं कि उनका काम है अच्छे रिजल्ट डिलीवर करना। वो बोर्ड को एक बेकार का झंझट समझते हैं और नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। हीसमैन वो सीईओ है जिसे लगता है कि वो सब कुछ खुद हैंडल कर सकता है। वो बोर्ड के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहता। इसका नतीजा ये होता है कि बोर्ड को भी उस पर भरोसा नहीं होता और वो उसे जल्द से जल्द फायर करने की सोच लेते हैं। पॉलियाना वो सीईओ होता है जो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखता है लेकिन गलत रिपोर्ट देता और झूठे वादे करता है। उसे लगता है कि वो सहयोग देकर वो बोर्ड को अपने फेवर में कर सकता है, पर अंत में उसे उसकी अंडर परफॉर्मेंस के लिए फायर कर दिया जाता है। और फाइनली ओवर शेयरर वो सीईओ होता है जो अपने हर डिसीजन के लिए बोर्ड की सलाह लेता है। ये परेशान करने वाले और गैर जिम्मेदार होते हैं। अगर आपके अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो बेटर यही होगा कि आप जल्द से जल्द उन्हें चेंज कर ले। बोर्ड को अपनी साइड में करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बड़े प्लेयर्स कौन है। आपको ऐसे पार्टनर्स ढूंढने होंगे जो अपनी अच्छी जजमेंट पावर और एक्सपीरियंस के साथ आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहे। कुछ एक्सपर्ट्स चुप रहते हैं पर आपको सबसे वैल्यूएबल एडवाइस दे सकते हैं। आपको ज़रूरत पड़ने पर इन साइलेंट एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए और उन्हें बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ बोर्ड मेंबर्स जिन पर आपको नज़र रखनी है वो हैं माइक्रो मैनेजर और सीईओ इन वेटिंग।
माइक्रो मैनेजर वो मेंबर होते हैं जो अपने हाथों में चार्ज लेना पसंद करते हैं। ये हर कीमत पर खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि उनके डिसीजन आपको समझ ना आए, इसलिए आपको बाउंड्रीज सेट कर लेनी चाहिए। अगर आपको लगे कि वो आपकी परफॉर्मेंस को खराब करना चाहते हैं तो आप कमिटी से उन्हें फायर करने की डिमांड कर सकते हैं। सीईओ इन वेटिंग वो बोर्ड मेंबर है जो आपकी पोजीशन पर नजर गढ़ाए हुए है। अगर वो आपको सपोर्ट करता है तो आप भी उनके साथ अच्छा रिश्ता मेंटेन रखिए, लेकिन अगर वो आपको नीचे खींचने की सोच रहे हैं तो बेटर होगा कि उन्हें बोर्ड से हटा दिया जाए। यहाँ हम जो का एग्जाम्पल लेंगे, जो मिडवेस्ट फार्मिंग में सीईओ की पोजीशन पर आया था। जो के पोजीशन लेने से पहले कीथ इस कंपनी का सीईओ था, लेकिन जब जो ने कीथ की जगह ली थी तब से बोर्ड मेंबर्स ने कीथ को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर इस कंपनी को कोई नहीं जानता था। कीथ खुद को हटाए जाने से खुश नहीं था। वो कई सालों से कंपनी में काम कर रहा था और एक अच्छा लीडर भी था। तो हुआ ये कि कीथ ने जो की परफॉर्मेंस को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो को एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसने वही गलती दोहराई जो ज्यादातर सीईओ करते हैं, यानी सिर्फ अच्छे रिजल्ट डिलीवर करने पर फोकस किया। उस पर जिम्मेदारियों का पहाड़ था और जो को लगता था कि जब तक वो अपनी कंपनी को गोल्स अचीव करने में हेल्प करता रहेगा उसकी पोजीशन बनी रहेगी। इसलिए बोर्ड मेंबर्स क्या कर रहे हैं इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड को पता चला कि जो ही कंपनी के लिए सही सीईओ है, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज मिक्स्ड अप है। उन्हें ये भी पता चला कि कीथ कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जो लकी था जो उसे सेकंड चांस मिला। अब वो समझ चुका था कि एक सीईओ होने के नाते सिर्फ अच्छा रिजल्ट डिलीवर करना काफी नहीं है। अच्छा रिजल्ट मिलने में टाइम लग सकता है, और एक नया सीईओ होने के नाते जो के पास टाइम कम था अपनी वैल्यू को साबित करने के लिए। जो समझ गया था कि बोर्ड के साथ बनाकर रखने में ही उसकी भलाई है। जब से जो ने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ली थी कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया था। बाद में उसने अच्छे प्रॉफिट पर कंपनी बेच दी। दूसरी तरफ कीथ को कंपनी की प्रोग्रेस में टांग अड़ाने के लिए जॉब से हटा दिया गया। जो ने जब कहीं और सीईओ की पोजीशन ली तो सबसे पहले उसने बोर्ड मेंबर्स के साथ अपने रिश्ते कायम किए। अच्छा सीईओ होने का मतलब कंपनी को बखूबी चलाने के साथ साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना भी है। आपको भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि आप सबसे पहले बोर्ड मेंबर्स को इम्पोर्टेंस दें जिन्होंने आपको इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया है। आपको अपनी अचीवमेंट्स रिपोर्ट करनी चाहिए, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए और हमेशा उन्हें इन्फॉर्म रखना चाहिए। अगर आप सब कुछ खुद हैंडल करने की कोशिश करोगे या उन्हें अनदेखा करना चाहोगे तो हो सकता है कि वो आपको फायर कर दें। कंक्लूजन, आपने सबसे पहले समझा कि एक सीईओ को नई पोजीशन लेते वक्त किस तरह के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। जो नंबर 1 क्वालिटी एक सक्सेसफुल सीईओ में होनी चाहिए वो है तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता। सही डिसीजन मेकिंग स्किल्स के लिए चुनने की स्पीड और जिम्मेदारी के एहसास की जरूरत होती है। दूसरा, आपने रिलायबल होने का मतलब जाना जो है लगातार अच्छे रिजल्ट डिलीवर करना। इसका ये मतलब भी है कि आप उम्मीदों पर खरे उतरे और हर हाल में काम को अंजाम देने की काबिलियत आपके अंदर हो। तीसरा, आपने सीखा कि औरों से हटकर होना अच्छे क्रेडेंशियल्स होने से ज्यादा अच्छा होता है। आप अपने बॉस और कलीग्स के साथ अगर अच्छा रिश्ता मेंटेन करते हो तो आप भी पॉपुलर हो सकते हो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और भरोसेमंद लगने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा। चौथा, सीईओ की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देते वक्त आपको प्रैक्टिकल और इमोशनल सेफ्टी भी एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए। प्रैक्टिकल सेफ्टी आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करके साबित की जा सकती है, और इमोशनल सेफ्टी की अगर बात करें तो ये आपके जोश और लाइकेबिलिटी से एक्सप्रेस होती है। पांचवा, आपने जाना कि बेस्ट परफॉर्मिंग टीम चूज करना एक चैलेंजिंग काम बन सकता है। आप अपनी इनॉग्रल एड्रेस यूज करते हुए अपने एम्प्लॉइज को अपने गोल के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। अपनी टीम अपने विजन के हिसाब से डेवलप करो और उस चीज को वैल्यू दो जिस पर आप विश्वास करते हो। और फाइनली, आपने जाना कि एक सक्सेसफुल सीईओ होने के लिए आपकी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है। आज के दौर में अच्छे रिजल्ट डिलीवर करना ही काफी नहीं है।
आपको हर मेंबर को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि कौन एक अच्छा मेंटोर या एक कंपटीशन साबित होगा। एक ग्रेट सीईओ बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन और शार्प डिसीजन मेकिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है। एक लीडर के तौर पर अलग दिखने के लिए आपको लगातार अच्छा परफॉर्म करना होगा। आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो सकते हैं या कोई एम्प्लॉई या एक सुपरवाइजर और आपको शायद लगता होगा कि एक सीईओ की पोजीशन तक पहुंचना आपकी पहुंच से बाहर है। लेकिन इस समरी में दिए गए प्रिंसिपल्स आपको अपनी जॉब में एक्सेल करने में हेल्प करेंगे। अगर आपके अंदर एक ग्रेट सीईओ बनने की काबिलियत है तो हो सकता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अगले सीईओ आप ही हों, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं कह सकता। इसलिए अपना काम करो और एक जिम्मेदार, विनम्र और इंस्पायरिंग लीडर बनो जिसकी लोगों को ज़रूरत है।